हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए ले आए हैं आपके बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, ये जो चैप्टर आज पढ़ोगे आप, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक में आधा पार्ट पढ़ाऊंगा, एक में दूसरा आधा पार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर में अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो लेंदी वीडियो बन जाएगा, और लेंदी वीडियो बनाने से अच्छा मैं वन शॉट बना दिया हूं। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं अगर वहां देखना। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, आधा आधा पढ़ना है, तो आप ये वीडियो पढ़ें। तो आज देखता हूं मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है फंडामेंटल्स। प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर ये क्या है? तो प्रिंसिपल्स बच्चों किसी ने बनाए हैं, किसी ने अपने पूरे जीवन में एक्सपीरियंस लेकर के, पढ़ लिख करके अपना थॉट लिखा हुआ है, उसी को प्रिंसिपल्स कहा जाता है। जैसे गांधी जी के सिद्धांत हैं, जैसे विवेकानंद जी के सिद्धांत थे, जैसे ऐसे हेनरी फ्योल ने भी अपने सिद्धांत बनाए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी बनाए, एल्टन मायो ने भी बनाए। तो सबने अपने अपने तरीके से नियम कानून बनाए। ऐसे आज हम मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स हमको रास्ता बताता है, हमको गाइडलाइन बताता है, हमको नियम बताता है, हमको रूल्स बताते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं। तो इस प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक बार फिर से, किसी के द्वारा लिखी गई चीज, उसकी थॉट, उसके द्वारा एक्सपीरियंस की गई चीजों को जो उसने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, वही उसका प्रिंसिपल्स है। जैसे हेनरी फ्योल ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने टाइम पर जहां नौकरी की थी, जॉब किया था, अपने पूरे लाइफ में उन्होंने जो भी चीज एक्सपीरियंस की थी, उसको उन्होंने अपनी बुक में लिखा और बताया कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए। तो ये उनका प्रिंसिपल्स बन गया। आज कंपनी में मैनेजर जो है इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इवन इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो मतलब है कि मैनेजमेंट को करने के प्रिंसिपल्स हम आज वही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखता हूं कि प्रिंसिपल्स क्या है, एक बार मीनिंग पढ़ लिया जाए बच्चों, ठीक है? तो प्रिंसिपल समझ में आ गया कि भाई हेनरी फ्योल सर थे, टेलर सर थे, इन लोगों ने अपने पूरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया कंपनी में, वही चीज बताई कि एक मैनेजर को मैनेजमेंट में ये चीज करनी चाहिए, तब मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करें। देखते हैं, पेन कहां रख दिया मैंने, यहां पे है। ठीक है बच्चों, तो देखता हूं प्रिंसिपल्स का मतलब होता क्या है। हमारे बच्चे समझें, आसानी से समझें, कुछ भी नहीं है बच्चों। जितना बड़ा आपको ये टेक्निकल लगता है, कुछ है नहीं। हाँ, इसमें से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं, और आने वाले समय में इस पर केस स्टडी वगैरह करा दूंगा। अभी एक बार कोर्स कवर करा लो, फिर केस स्टडी वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। देखो, कह रहा है कि प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन। कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं फंडामेंटल ट्रूथ के। उनके माध्यम से कंपनी का जो मैनेजर होता है वो एक्शंस लेता है, डिसीजन लेता है। अगर हम अपनी भाषा में बताएं तो कंपनी का जो मैनेजर होता है वो प्रिंसिपल्स को समझ करके, प्रिंसिपल्स बोले तो हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल को समझ करके वो डिसीजन लेता है कि कंपनी में काम कैसे करना चाहिए। तो यही होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है A managerial principles is a broad and general guideline for decision making and behavior। कह रहा है कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है। वो बहुत बड़े पैमाने पर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके अकॉर्डिंग कंपनी का मैनेजर डिसीजन लेता है और कंपनी के बिहेवियर को सही करता है। तो फिर दूसरी भाषा में समझो, हमारी अपनी लैंग्वेज में समझो, ये मीनिंग तो किताब की लैंग्वेज है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो बहुत बड़े गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो मैनेजमेंट में मैनेजर को बताता है कि मैनेजर को डिसीजन कैसे लेना चाहिए और डिसीजन के अकॉर्डिंग एक्शन कैसे लेना चाहिए। समझ में आई बात? फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल्स वी कैन से। बच्चों यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वी कैन से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स वी कैन से। और ये प्रिंसिपल्स भी यहां पर लगता है मिस स्टेट वो कर दी। एक मिनट बच्चा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बाकी के तो ठीक है, ठीक है।
we on the basis of a principles we can say that this is to be done and this is not to be done. जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, चाहे हेनरी फ्योल सर के हो चाहे एफडब्ल्यू टेलर सर के हो, तो हमें समझ में आ जाता है एज अ मैनेजर हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? तो कुल मिला के प्रिंसिपल्स मैनेजर को एक रास्ता बताता है कि हाउ टू मैनेज योर कंपनी या हाउ टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन, उसी हिसाब से मैनेजमेंट करता है। जब भी आप भी मैनेजमेंट करोगे तो सर क्या मुझे प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे? देखो बेटा होता क्या, जितना ज्यादा आप पढ़े रहोगे ना थ्योरी चीजों को, उतना ही प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे, इसीलिए प्रिंसिपल्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। कह रहा जैसे कि साइंस होता है प्योर होता है, वैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स प्योर नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजमेंट सिचुएशनल होता है, मैनेजमेंट में चेंज हो गया तो वहां पर दूसरा प्रिंसिपल्स लागू हो जाएगा, मैनेजमेंट में चेंज नहीं हुआ तो वहां दूसरा प्रिंसिपल्स लागू हो जाएगा। अगर एग्जांपल में समझो, कोविड के पहले बेटा मैनेजमेंट का सिनेरियो अलग था, कोविड आने के बाद ऑनलाइन चीजें हो गई तो वहां मैनेजमेंट को अलग से करना पड़ा। तो साइंस रिजिड होता है, साइंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि साइंस प्योर होता वैसे मैनेजमेंट प्योर नहीं होता। मैनेजमेंट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। ये नहीं कि आज जो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं वो कल को भी फॉलो किए जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट सिचुएशनल होता है, जब जैसा सिचुएशन होगा वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। बट साइंस में कभी कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड होती है। आगे कह रहा है दे डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड ऑफ दिस सिचुएशन। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए, चाहे वो हेनरी फ्योल के हो, डब्ल्यू टेलर के हो, चाहे एल्टन मायो के हो, सबने ह्यूमन के ऊपर, कंपनी की एम्प्लॉइयों के ऊपर एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके अपने प्रिंसिपल्स को बनाया। तो कह रहा है कि ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं और फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में सिचुएशन होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, बिजनेस का मैनेजमेंट चेंज होगा, वैसे प्रिंसिपल्स यूज किए जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि प्रिंसिपल से मैनेजर को गाइडलाइन मिलता है, प्रिंसिपल्स पढ़ के मैनेजर को ज्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और वो एक्शन लेता है। फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। इसको पढ़ करके कंपनी में मैनेजर अपने बिहेवियर को सही करता है, पैटर्न को सही करता है, और ये साइंस की तरह प्योर नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा सिचुएशन होगा वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो होते रहते हैं। समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी के द्वारा लिखे गए नियम कानून कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। किसी भी चीज का प्रिंसिपल्स हो सकता है, लाइफ का प्रिंसिपल्स हो सकता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हो सकता है, समाज का प्रिंसिपल हो सकता है। तो जिन लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने जैसा पढ़ा होगा, जैसे नियम कानून बनाए होंगे, वो उसके प्रिंसिपल्स माने जाएंगे। तो ऐसे आज मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं। इन लोगों ने कहा था कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए, तो ये उनका प्रिंसिपल्स बन गया। चलिए, मीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, जरा ये देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। चलिए, मैनेजमेंट करने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या होता है, फीचर्स क्या होता है। पहला कह रहा है यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, ये चारों तरफ लागू होते हैं। मतलब चाहे हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स पढ़ लो, चाहे टेलर का प्रिंसिपल्स पढ़ लो, चाहे एल्टन मायो का पढ़ लो, चाहे आप मैक्स वेबर का पढ़ लो, किसी का भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे बच्चा ना, तो ये चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, तो बेटा ये सब जगह लागू होते हैं। तो प्रिंसिपल्स हर तरफ लागू होते हैं मैनेजमेंट करते टाइम, चाहे आप छोटी कंपनी मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे बड़ी कंपनी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो प्रिंसिपल्स का यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा है यूनिवर्सलिटी ऑफ, सॉरी यूनिवर्सलिटी होती है, प्रिंसिपल्स चारों तरफ लागू होते हैं। एक मैनेजर प्रिंसिपल्स का यूज हर जगह करता है। जनरल गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स जो है एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इस गाइडलाइन को समझ करके मैनेजर अपने काम को करता है। अगला आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं बेटा, चाहे वो टेलर ने बनाए हो, चाहे हेनरी फ्योल ने बनाए हो, उन्होंने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा, तब जाके ये प्रिंसिपल्स बनाया होगा। अगला आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है मैनेजमेंट जैसा होता है वैसे आपको प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमेशा एक मैनेजमेंट नहीं होता। जैसे कोविड के पहले मैंने बताया मैनेजमेंट का रूल अलग था, अब मैनेजमेंट अलग हो गया। उस समय सिचुएशन अलग थी, अलग प्रिंसिपल्स, आज अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, अलग तरीके से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट, सॉरी प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ता है।
अच्छा, अगला आता है कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करते हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, तो वो ज्यादातर वर्कर्स और इंप्लॉय के ऊपर लागू होते हैं, इसलिए कह रहा है कि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। फिर इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कारण और प्रभाव के बारे में, कॉज एंड रिजल्ट के बारे में। तो कुल मिलाकर के अगर हम प्रिंसिपल्स को पढ़े हुए हैं तो एज अ मैनेजर हम कंपनी के कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखता हूं कि नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नीड्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नीड्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस को बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा और ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। जैसे पहला आता है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। एक मैनेजर अगर प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया है, थ्योरेटिकल नॉलेज को ले चुका है, तो उसको एक गाइडलाइन मिल जाता है, एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, एक रास्ता प्राप्त हो जाता है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर को मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, कुछ भी हो बेटा, इनका कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स को पढ़े रहेंगे तो एज अ मैनेजर आप अपनी कंपनी को अच्छे से कंट्रोल और ऑपरेट कर पाएंगे। इसके बाद आता है साइंटिफिक डिसीजन। एक मैनेजमेंट होने के नाते, एक मैनेजर होने के नाते, जितना ज्यादा आपने टेलर की थ्योरी पढ़ी हुई है, फ्यूल को पढ़ा हुआ है, उतना ही एक साइंटिफिक डिसीजन, ठोस डिसीजन ले सकते हैं अपने मैनेजमेंट को, अपनी संस्था को, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट को लेकर के। अगला आता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। मार्केट चेंज हो सकता है, कंपटीशन चेंज हो सकता है, कस्टमर चेंज हो सकता है, कोई भी चीज चेंज हो गई अगर, तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं कि अगर सिचुएशन चेंज होगा तो सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को कैसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स आपको घबराने नहीं देते, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देते हैं कि सिचुएशन अगर बदलेगी तो मैनेजमेंट कैसे चलाना है, तो प्रिंसिपल्स आपको ये बताते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स आपको यह भी बताते हैं कि कैसे आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखें, उसको कैसे फेयर रेम्युनरेशन दें, सैलरी दें, वेजेस दें, बोनस दें, ताकि आपका मैनेजमेंट और अच्छा रहे। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स जानोगे तो पता रहेगा कि कंपनी में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है वर्कर्स की, तो वर्कर्स को एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देनी है, रिसर्च के लिए रिसर्च पे काम करना है। तो प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइन, फंडामेंटल ट्रूथ, जो एक मैनेजर को फॉलो करना चाहिए अपनी कंपनी में। जितना ज्यादा मैनेजर पढ़ा लिखा होगा, जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस किया होगा चीजों को, उतना ही ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एक मैनेजर को थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रिंसिपल्स के नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन सब पता होने चाहिए, तभी वो मैनेजमेंट कर पाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूं कि क्या करना है। ये सारी बातें आपने पढ़ ली हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप हमसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप पिछले लेक्चर्स में, इसको लिख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में 2 प्रिंसिपल्स पढ़ाने हैं, एक फ्यूल का और दूसरा टेलर का। तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स को देखता हूं। फ्यूल कौन है, इन्होंने क्या बताया। फ्यूल साहब फ्रेंच के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे। फ्यूल कौन थे, फ्रांस के बहुत बड़े उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने एक कोल माइन में इंजीनियर के रूप में काम किया था और इन्होंने कोल माइन में अलग अलग पोजीशन पर काम किया था। कभी इंजीनियर, कभी सब इंजीनियर, कभी जूनियर इंजीनियर, कभी एमडी के पद पर काम किया था। तो इन्होंने हर पोजीशन पर अलग अलग एक्सपीरियंस लिया, अलग अलग कह सकते हो कि उन्होंने अनुभव लिया, आइडिया लिया। और अपने पूरे लाइफ में इन्होंने जो कोल माइनिंग में काम किया, उससे इनको एक एक्सपीरियंस जो निकल के आया, इन्होंने उसी के 14 प्रिंसिपल्स बनाए। इन्होंने बताया कि कंपनी को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन को एक कंपनी में दिया और इन्होंने जब दिया तो इनको समझ में आया कि कंपनी में मैनेजमेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन्होंने इसलिए 14 प्रिंसिपल्स बनाए और अपनी बुक भी लिखी। बुक पब्लिश भी होती है, पहले फ्रेंच भाषा में, फिर आती है ये इंग्लिश भाषा में। समझ में आई बात? तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके बाद इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पहला आता है फ्यूल वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ माइनिंग इंजीनियर। फ्यूल
फ्रेंच के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे, ठीक है, और ये माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे। और फिर कह रहा है becoming the managing director of the company, he had worked at all the position of the mining company। बेटा माइनिंग कंपनी में एमडी बनने के पहले इन्होंने उस कंपनी में हर पोस्ट पे काम कर लिया था। अच्छा, जितना ज्यादा तुम छोटे बड़े पोस्ट पे काम करोगे उतना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, वैसे इन्होंने भी कर लिया था। फिर he portrayed his ideas based on real world experience in his book Administrations Industriae and Generali in French language printed in 1960। देखो बेटा, उन्होंने जब माइनिंग कंपनी में अलग अलग पोजीशन पर काम किया तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। किसके पास? फ्यूल साहब के पास। फिर क्या करते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को अपनी आइडिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपनी आइडिया से एक किताब लिखते हैं जिसको फ्रेंच भाषा में लाया गया, फ्रेंच लैंग्वेज में लाया गया। जनरलाई क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलाई एट जनरलाई इन फ्रेंच लैंग्वेज। फिर ये पुस्तक प्रिंट होती है फ्रेंच की लैंग्वेज में 1916 में, और फिर इसके बाद ये बुक जो है ट्रांसलेट की जाती है इंग्लिश में, जिसका नाम रखा जाता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक, फिर ये बुक जब इंग्लिश में आती है 1929 में, उसके बाद ये पब्लिश हो जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब? 1949 में। तो कुल मिलाकर के इसी बुक में इन्होंने बताया था कि हाउ टू मैनेज द कंपनी, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे। इनको कैसे ये आइडिया आया? क्योंकि इन्होंने एक कंपनी में नौकरी की, पूरा टाइम दिया, पूरा जीवन बिताया और अलग अलग पोस्ट पे काम किया, तो इनको एक्सपीरियंस हुआ कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। समझ में आई बात? जो दुख का मारा होता उसी को दुख पता होता, जो नहीं होता उसको कुछ नहीं पता होता। तो मैनेजमेंट वही करने का बता सकता जिसने कंपनी में अनुभव किया होगा, आप नहीं बता सकते। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे आता है इनके बारे में। हेनरी फ्यूल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस्ड ऑन द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन डीलिंग विद कंपनीज इशू। हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट करने का तरीका था, उन्होंने मैनेजरियल एफिशिएंसी के बारे में बताया। मतलब हेनरी फ्यूल ने अपनी बुक में मैनेजरियल इंपॉर्टेंस को बताया। उन्होंने बताया कि एक मैनेजमेंट में कैसे मैनेजर को कंपनी के इशू पर फोकस करना चाहिए, कंपनी के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। तो 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए ताकि मैनेजमेंट में जो भी इशू हो सॉल्व हो सके। तो 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाया कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो आइए देखता हूं कि इनके मैनेजमेंट करने का तरीका क्या था। 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया जाए और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद करना पड़ेगा, ना 14 से कम ना 14 से ज्यादा। चलिए देखता हूं कि 14 प्रिंसिपल्स कैसे पढ़े जाएंगे, क्या क्या पॉइंट है। तो मैनेजमेंट करने का सबसे पहला रूल जो 14 प्रिंसिपल्स को है हेनरी फ्यूल का, वो कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क। ये बताते हैं कि कंपनी में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सबके एक्सपीरियंस, सबके क्वालिफिकेशन, सबके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वर्क डिवाइड कर देना चाहिए। तभी जाके वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में गया, मुझे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और मुझे लगा दिया मार्केटिंग करने के लिए, तो मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कंप्यूटर पे वर्क करना एज अ क्लर्क, एज अ अकाउंटेंट। तो मुझे वो वर्क मिलना चाहिए जिसके लिए मैं गया हूं। तो हो सकता है मार्केटिंग में मेरा प्रोडक्शन अच्छा ना हो, आउटपुट अच्छा ना हो, तो इसलिए वर्क को डिवाइड करना बहुत जरूरी है नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पर। ये बात ये कहते हैं कि अगर आपको कंपनी मैनेज करना है तो वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम। दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि अगर किसी कंपनी में आप किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दे दो। मान लीजिए आपने कंपनी में जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका काम है प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसका काम है अच्छा प्रोडक्शन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाना, तो ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन मान लेता हूं प्रोडक्शन करने के लिए मशीन का भी यूज होता है। अब प्रोडक्शन मैनेजर की मशीन खराब हो गई तो वो नई मशीन लेने का पावर भी रखे, अथॉरिटी भी रखे। ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी दे दो ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से कर सके। दूसरा एग्जांपल अगर लें, इस रूम में मैं पढ़ाता हूं डिजिटल बोर्ड पे, लैपटॉप पे, ठीक है। अगर बेटा यहां पर मुझे अथॉरिटी ना मिले कि आप एसी चालू कर लीजिए, डिजिटल बोर्ड चालू कर लीजिए, सिर्फ पढ़ाइए, तो फिर मैं काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कभी मेन मैनेजर साहब नहीं रहे तो मैं क्या काम नहीं कर पाऊंगा ना, उनके ना रहने पे काम रुक जाएगा। तो मुझे उतना अथॉरिटी मिल जानी चाहिए, भाई हिमांशु सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पढ़ाना है तो आप जाइए डिजिटल बोर्ड वगैरह ऑन कर लीजिए। तो किसी को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दे देना चाहिए। ये बात ये कहते हैं।
डिसिप्लिन, ये कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट अच्छा करना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वर्कर्स डिसिप्लिन में रहेंगे तभी काम होगा। तो डिसिप्लिन मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि कंपनी में काम जो है सिस्टमैटिक तरीके से हो और वर्कर्स डिसिप्लिन में रहें। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये आपको पता है, सिंपल भाषा है कि कंपनी में एम्प्लॉइयों को मैनेज करने के लिए एक बॉस होना चाहिए। अगर दो बॉस होंगे या दो लोग कमांड करेंगे तो काम नहीं करेंगे वो एम्प्लॉय वर्कर्स, और वो अपने मन से काम करेंगे, वर्क में जो है प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए मैं इस संस्था में पढ़ा रहा हूं, यहां पर मुझे जो सर हैं, दो सर हैं यहाँ पर, अब दोनों लोग हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, कमांड करें कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो दोनों की बातें किसकी किसकी सुनूंगा? तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। वो कहेंगे तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अगला कहेगा आपने नहीं सुनी। तो किसी भी कंपनी में वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी होगा, एक बॉस होगा, दो बॉस नहीं होंगे। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये समझ लीजिए बेटा, किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि गोल जो कंपनी का है वो अचीव किया जा सके, ठीक। अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गोल से कोई मतलब नहीं है, बनाया पड़ा हुआ है, चाहे बिके चाहे ना बिके। मार्केटिंग वाले अपने मन से मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे सेल्स बढ़े चाहे ना बढ़े। तो बेटा ये लोग एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट काम ना करें, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं चलो ठीक है, बट इनका एक डायरेक्शन में फॉलो करें कि हमें ये गोल अचीव करना है। जब तक सब एक दूसरे लोग एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तब तक गोल नहीं अचीव हो पाएगा। अब स्टोर डिपार्टमेंट कह रहा माल बिके चाहे ना बिके, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसे से मतलब है, बहुत सैलरी दें। नहीं बेटा, लॉ कहता है, फ्योल साहब का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहता है कि सब लोगों को, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हो उसके अंदर मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, सबको एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि कंपनी का गोल अचीव हो सके। क्लियर? तो चलिए हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया, 1 2 3 4। अब हम 5th पॉइंट पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब हित को, फायदे को, बेनिफिट को ध्यान नहीं देना चाहिए, सबके इंटरेस्ट को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है और यहां पर एक फैन लगा हुआ। अब क्या हुआ, डायरेक्टर सर क्या किए, इस फैन को अपने घर लेके चले गए। क्या ये उनकी चीज थी कि पूरी कंपनी की चीज थी? पूरी कंपनी की चीज थी। तो यहां पर वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेके चले गए, नहीं ये गलत है, सबका ध्यान देना चाहिए, सबके लिए फैन आया था। समझ में आएगा? तो वही कहते हैं कि अगर कंपनी में एक आदमी की सैलरी बढ़ रही तो सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो कुल मिला करके एक इंडिविजुअल पर फोकस ना करके सबको फोकस करना चाहिए, तब मैनेजमेंट अच्छा होगा। क्लियर? अगला आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। फ्योल सर कहते हैं कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सही से सैलरी और वेजेस मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, कंपनी बैग बनाती है। अब हम धागा काटने वाला काम कर रहे हैं, हमारे साथ वाला भी आदमी धागा काट रहा, अगला भी आदमी धागा काट रहा, उसको 25 दिया जा रहा, हमको 18 दिया जा रहा, अगले को 15 दिया जा रहा। तो ये फेयर नहीं है। एक जैसे काम करने वाले एम्प्लॉय को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, ये बात फ्योल कहते हैं। तो सबको फेयर रेम्युनरेशन, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस मिलना चाहिए, वरना आपस में डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, या तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। तो वही कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट करना है तो सबको फेयर रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए। तो आप ये प्रिंसिपल्स याद कर लें। अगला आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये चीज आप समझिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। देखो होता क्या बच्चा, ठीक है, गुड। मान लीजिए मैं एक कंपनी का बॉस हूं, मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मैं कंपनी में ओनर हूं, ठीक। अब मैं मालिक हूं तो सारा डिसीजन लेने का पावर मेरे पास है, छोटा बड़ा मैं पावर ले रहा हूं, मेरे पास पावर है डिसीजन लेने का। जब पूरा पावर मेरे पास होता, अथॉरिटी मेरे पास होती, तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, पावर एक ही जगह पे है, ठीक। अब आप बताओ, अगर मेरे पास पावर है, मैं मार्केटिंग का भी काम कर रहा हूं, ठीक, मैं प्रोडक्शन का भी काम कर रहा हूं, ओके, मैं मैनेजमेंट भी कर रहा हूं, ठीक है, मैं अकाउंट का भी डिपार्टमेंट देख रहा हूं, तो क्या मैं सही से कर पाऊंगा? नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई कंपनी में सेंट्रलाइजेशन ठीक है,
मेन पावर हमारे पास होना चाहिए, बट डिपार्टमेंट बना दो, लोगों को रखो, उसके अंदर इंप्लॉय रखो, सबको थोड़ा थोड़ा पावर दे दो ताकि आपके ऊपर वर्कलोड ना आए। तो ये कहते हैं कि कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना चाहिए। अकेला आदमी पूरी पावर लेके चल रहा है, पूरी अथॉरिटी लेके चल रहा है, क्या क्या कर लेगा। तो ये कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में कुछ पावर अपने पास रखो, मेन पावर कंपनी के बड़े डिसीजन लेने के, बाकी का सबको डिफ्यूज कर दो, बांट दो, ताकि कंपनी बहुत बैलेंस तरीके से चले। इसलिए कंपनी में जब डिपार्टमेंट वगैरह बन जाता है तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को पावर दे दिया जाता है, भाई आप अपने डिपार्टमेंट में काम करो, आप अपने डिपार्टमेंट में काम करो। मेन पावर बड़े लोगों के पास होता है, ऑफिस के ऑफिसर्स के पास होता है, टॉप लेवल के पास होता है। यही बैलेंस बना के चलने की बात कर रहे हैं कि दोनों सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बना के चलना, ना तो ज्यादा पावर दो ना तो कम पावर दो, ठीक है। चलिए अगला आता है स्केलर चेन। फ्यूल सर कहते हैं कि भाई कंपनी में चेन फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए ये लेबर है, इसको छुट्टी चाहिए 17 दिन की या 20 दिन की। अब ये बात मैनेजर के पास जानी है तो लेबर सुपरवाइजर से बताए, सुपरवाइजर अपने सीनियर से बताए, सीनियर बताए एमडी से। तो एक स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए जिसको गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में सारी बातें आएंगे, गैंग प्लैंक वगैरह, और टेलर की थ्योरी भी आएगी। तो ये कहते हैं कि कंपनी में स्केलर चेन भी फॉलो करना चाहिए, तब मैनेजमेंट अच्छा होगा। इसका फायदा क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो एमडी के नॉलेज में, मैनेजर के नॉलेज में रहेगी कि हाँ भैया कंपनी में ऐसा हो रहा है, ये व्यक्ति यहाँ गया हुआ, तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो स्केलर चेन भी फॉलो करने की बात ये करते हैं। अगला आता है ऑर्डर। टेलर कहते फ्योल सर कहते हैं कि कंपनी में ऑर्डर भी फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कंपनी में सिस्टमैटिक तरीके से काम किए जाने चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि कंपनी जब बनती है तो वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। तो प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, मशीन कहाँ लगेगी, रॉ मटेरियल जब फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा तो उसे कहाँ रखना है, सारी चीज सिस्टमैटिक तरीके से बनी होनी चाहिए ताकि वर्कर्स को काम करने में, एम्प्लॉय को काम करने में, वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कहते हैं कि सारी चीजें ऑर्डर फॉर्म में होनी चाहिए, सिस्टमैटिक फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तो आप लाइब्रेरियन के पास जाते हो, बोलते हो हमें किताब चाहिए, कहता है वहां से ले लो, आपको आसानी से मिल जाती है क्योंकि लाइब्रेरियन ने चीजों को ऑर्डर फॉर्म में रखा हुआ है। यही होता है ऑर्डर। तो कंपनी में भी ऑर्डर फॉर्म बनाए जाने चाहिए ताकि मैनेजमेंट करने में, कंपनी को चलाने में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रही बात। अगला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब कह रहे हैं कंपनी में इक्विटी भी फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, सबको एक समान समझा जाएगा। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ना रेस के अकॉर्डिंग, ना कास्ट के अकॉर्डिंग, ना उसके बर्थ के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं बेटा। हर एक आदमी सेम है, हर एक आदमी का समान अधिकार है, सबको एक समझा जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, बट ये फ्योल सर बहुत पहले बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी में सबको एक समझना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं, भेदभाव नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझा देता हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल क्या होता है, पहले तो आप समझो। पर्सोनल मतलब होता बेटा एम्प्लॉय, क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिर करके रखना, फिक्स करके रखना। अब देखो बच्चा, जैसे मान लो एक कंपनी में दो एम्प्लॉय आते हैं, एक्स एंड वाई, दोनों आते हैं और दोनों को कंपनी ट्रेनिंग देती है, दोनों को कंपनी ट्रेनिंग देती है, ठीक, दोनों को कंपनी एजुकेशन देती है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। दोनों ट्रेंड हो गए और काम करने लगे, ठीक है। अब 5-6 महीने काम किया, फिर ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। आप बताइए इसमें नुकसान किसका हुआ, इस कंपनी का हुआ जहां पर सब कुछ इनको मिला। क्यों ऐसा हो सकता, कंपनी ने इनको सैलरी ना दी हो सकता है उनके साथ वो व्यवहार ना किया गया हो जैसा कि होना चाहिए, हो सकता है इनको कि लग रहा हो कि हमें ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, हो सकता है लग रहा है कि यहाँ पर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, तो कंपनी के जो क्वालिटी वाले लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जिनको कंपनी ने इतना सिखाया, कॉस्ट एक्सपेंस किया, खर्चा बियर किया, क्या वो कहीं और चले गए तो फायदा हुआ, नहीं। तो ये कहते हैं कि कंपनी में कोशिश किया जाना चाहिए कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाले एम्प्लॉय हैं, उनको रोका जाए, लंबे समय तक वो काम करें, कंपनी उनसे फायदा कमाए। बार बार वो जाएंगे ना तो कंपनी का ये जो फायदा मिलने वाला किसी दूसरी कंपनी में देंगे वो। तो कोशिश किया जाना चाहिए कि एम्प्लॉय स्थिर रहे लंबे समय तक। समझ में आई बात।
छोड़ के जल्दी जल्दी रोटेट ना करें, वरना कंपनी को प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? अगला आता है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब होता पहल करना। पहल करना मतलब होता है कि कंपनी जो मैनेजमेंट होती है, कंपनी का मैनेजमेंट कोशिश करे कि कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है, कोई आइडिया है, तो वो वर्कर से भी ले, क्योंकि इससे वर्कर्स को लगेगा कि कंपनी हमारी रिस्पेक्ट करती है, हमारी काफी ज्यादा इज्जत है, कंपनी के मैनेजमेंट ने हमसे पूछा है, हम राय देंगे। तो वर्कर्स का भी आइडिया और डिसीजन आपको लेना चाहिए। जैसे मान लो कंपनी बोनस लेके आ रही है, तो कंपनी कह सकती है अपने वर्कर से कि आप बताइए बोनस और बढ़ा दें कि बोनस सही है। तो वर्कर्स अगर बताते कि नहीं सर ये कर दीजिए, तो वर्कर्स को बड़ी खुशी होगी कि कंपनी के बॉस हमें बहुत मानते हैं, हम लोगों से पूछ के काम करते हैं। तो इनिशिएटिव हर मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। कोई भी काम करने के पहले वर्कर्स को भी शामिल कर लो, ताकि आपका जो है मैनेजमेंट और अच्छा हो जाए। इसको एक लॉ की भाषा में बोला जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोशिश करो कि वर्कर्स को चैलेंजिंग टास्क दो, बोलो कि नए नए आइडिया लेके आओ, वर्कर से बोलो ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इससे वर्कर्स भी खुश होंगे और टाइम से आएंगे, मेहनत से काम करेंगे, मोटिवेट रहेंगे। तो ये इनिशिएटिव हर मैनेजमेंट को उठाना चाहिए। अगला आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसका मतलब होता है हार्मोनी। क्या होता है बच्चों? हार्मोनी। या दूसरा मतलब होता है कोऑपरेशन। क्या होता है? कोऑपरेशन। कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको कोशिश करना चाहिए मैनेजमेंट को कि सबके बीच में एक अच्छा रिश्ता हो, तालमेल हो, अच्छा बिहेव हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, ताकि कंपनी को सही तरीके से चलाया जा सके। वरना आए दिन लड़ाई झगड़ा होगा, स्ट्राइक होती रहेगी, आए दिन क्लोज होता रहेगा, लॉकआउट होता रहेगा संस्था में, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये इन्होंने मैनेजमेंट करने के 14 प्रिंसिपल्स बनाए। किसने बनाए बच्चा? हेनरी फ्योल सर ने बनाए। तो ये 14 प्रिंसिपल्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नजर आए बच्चा, तो आप पूछ लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टेलर सर की थ्योरी और गैंग प्लैंक के बारे में बताऊंगा, और उसके आगे आ जाएगा थर्ड चैप्टर। तो पहले हम अगला चैप्टर पढ़ लें, जो टेलर सर के चैप्टर है, टेलर सर का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने अभी हेनरी फ्योल का सर का पढ़ा। हेनरी फ्योल सर की थ्योरी का एक नाम है, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और टेलर सर की थ्योरी का नाम है, प्रिंसिपल का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो भूलना नहीं, क्योंकि कई बार जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं 12th के बाद, तो पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने लिखा था, तो आपको समझ में नहीं आता था। ये थ्योरी लिखी है फ्योल ने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को चाहे 14 प्रिंसिपल्स को, एक ही बात होती है। थैंक यू बच्चों, क्लास यहीं खत्म। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराएं। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि हिमांशु सर मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।